हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू अवॉइड रीडू इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। हाँ, मुझे पता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, वो लोग रीडू से काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनको बार बार रीडू मिलता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, तो मैंने खुद ये आर्किटेक्चर का पूरा कोर्स किया है। मुझे पता है कि कितने सारे रीडू मिलते हैं और कितने सारे प्रॉब्लम्स होती है उस रीडू के पीछे। तो आज मैं आपको टोटल 11 पॉइंट्स शेयर करूंगा और किस तरीके से आप अपने रीडू को कम कर सकते हो या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन प्लानिंग। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को देखा है, मोस्टली क्या होता है कि वो लोग ज़्यादा 3D के ऊपर फोकस करते हैं और जो अदर स्टूडेंट्स हो गए वो भी काफ़ी फैसिनेट होते हैं ये देखकर कि यार इसने तो बहुत सुंदर मॉडल बनाया है, इसका तो 3D बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। बट जो भी आपका जूरर होगा या फिर अगर आपके जो टीचर है वो खुद ही अगर इन्विजिलेट कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा प्लानिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि आपने किस तरीके से प्लानिंग किया है। तो आपको जो प्लानिंग है वो मेजर फोकस होना चाहिए। तो आप प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करो कि किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो। अब प्लानिंग किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करना चाहिए, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आपने ये आर्किटेक्चर में सुना होगा कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन या फंक्शन फॉलोज फॉर्म। तो अगर इस स्टेज के अंदर अगर आप हो, आप एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, तो आप ज़्यादा ट्राई करो कि आपका जो बिल्डिंग है, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, आपका ज़्यादा वो फंक्शनली एक्सेप्टेड हो, फंक्शनली वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करना चाहिए। जहाँ पे आपका वॉशरूम, अगर एक मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो जहाँ पे आपका वॉशरूम होना चाहिए और आपका जहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पे आपका डाइनिंग होना चाहिए, कहाँ पे आपका लिविंग रूम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको ख्याल में रखना होगा। अगर आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो कमर्शियल बिल्डिंग में आपको देखना होगा कि आपको कहाँ पे वॉशरूम देना है, कितने लोगों के लिए देना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। कहाँ से लोग इंटर करेंगे, अगर आप एक मॉल बना रहे हो तो मॉल के अंदर कैसे एंट्रेंस होगा आपका, एंट्रेंस के बाद वो लोग कहाँ पे जाएंगे, कौन कौन से शॉप पे वो लोग विजिट करेंगे, वहाँ से बाथरूम का डिस्टेंस कितना होगा, आपका स्टेयरकेस कितना बड़ा होगा, सारी चीज़ों का ख्याल आपको रखना है। तो फंक्शनली वो ज़्यादा एक्सेप्टेड होना चाहिए। जब हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा लुक्स के ऊपर चलता है कि आपका अगर एक मॉल बन रहा है तो वो मॉल बाहर से भी बहुत सुंदर दिखना चाहिए। बट जहाँ पे रेसिडेंशियल हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको जो छोटे छोटे चीज़ें हो गई, जैसे कि आपको बेडरूम साइज़ हो गया, वो ज़्यादा मैटर करता है। आपका लिविंग रूम का जो साइज़ हो गया वो मैटर करता है। किचन के साथ आपका यूटिलिटी अटैच है कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपका फंक्शन ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, मोस्टली इन द स्टूडेंट फेज। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि चेक द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द रूम्स। अगर आप कोई भी रूम बना रहे हो, अगर मैं रेसिडेंशियल की बात करूँ, अगर आप एक बेडरूम बना रहे हो तो बेडरूम का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो आपको वो स्टैंडर्ड साइज़ आपको देखना है कि कम से कम मिनिमम आप उस साइज़ का तो आप बेडरूम दो, उससे कम का नहीं दो। होता क्या है कि जब आप एक स्टूडेंट फेज के अंदर होते हो तो आपको प्रैक्टिकली पता नहीं होता है कि 10 बाई 10 का रूम दिखेगा कैसा, 10 बाई 14 का रूम दिखेगा कैसा। तो उस वजह से जब आप ड्राफ्टिंग करते हो तो आपको वो मिस्टेक्स भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आपको नहीं पता चलता है कि वो एक्चुअली वो कितना साइज़ होगा। तो इसके लिए आप पहला तो आप ये चीज़ कर लो कि आप अपने ही घर पे जाकर आप सारी चीज़ का मेजरमेंट अच्छे से लिया करो। और उसके बाद आप जो थ्योरी है, अब वो थ्योरी पढ़ो, जैसे कि टाइम सेवर्स हो गए या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बुक्स में भी काफ़ी सारे बुक्स हो गए, तो वो सारे बुक्स से भी आप रेफ़र कर सकते हो। बट आई प्रेफर कि आप प्रैक्टिकली जो आपका खुद का रूम है, आप उस रूम का डायमेंशन लो, आप टॉयलेट्स का डायमेंशन लो, सीलिंग का डायमेंशन लो, फ्लोर टू सीलिंग का हाइट, सारी चीज़ का आप डायमेंशन लो, ताकि आपको पता चले कि विजुअली एक रूम का साइज़ कैसा दिखता है, 10 बाई 10 का रूम कैसा दिखता है और हर एक का एक स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। अभी मैं हर एक का एक स्टैंडर्ड साइज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं हर एक रूम का, स्टेयरकेस का, बाथरूम्स का, सबका एक अलग से मैं स्टैंडर्ड साइजेस बताऊंगा। और कमर्शियली और रेसिडेंशियली सारा साइजेस बहुत ज़्यादा डिफर करता है। जैसे कि अगर आप क्लासरूम बना रहे हो तो उस रूम का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा लोगों के लिए है, उस रूम का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा होगा, उसके अंदर जो वेंटिलेशन होगा वो आपको ज़्यादा चाहिए। और जब आप एक रेसिडेंशियल एक रूम बना रहे हो तो 2 लोगों के लिए मैक्सिमम रूम होगा, तो उस हिसाब से उसका वेंटिलेशन डिफरेंट होगा, उसका साइजिंग डिफरेंट होगा। तो आपको चेक करना है कि आप किसके लिए बना रहे हो, आपका जो उसके अंदर जो ऑक्यूपेंट होगा वो कौन होगा, किस एज का होगा और कैसे उसको यूज़ करेगा, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। फिर फोर्थ हम लोग बात करेंगे दैट चेक ऑन एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री आपका हो गया कि आपका जो भी अर्गोनॉमिक्स होते हैं कि एक पर्सन का क्या हाइट है, उस हिसाब से उसको क्या चीज़ें यूज़ करनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किचन की बात करूँ तो उस घर पे जो लेडी है वो उस किचन को कैसे यूज़ करेगी, उस लेडी का हाइट क्या है। अगर लेडी का हाइट 5 फीट है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ऊंचे तक के शेल्फ को वो यूज़ नहीं कर पाएगी। काफ़ी बार क्या होता है कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग एक लिफ्ट अप देते हैं किचन के अंदर, तो वो लिफ्ट अप को इस तरीके से ऊपर की तरफ खोलती हैं कोई लेडीज़, तो खोलने में तो वो खोल लेती है क्योंकि नीचे से आपको खोलना है, बट ऊपर से वापस बंद करने में वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चैलेंजेस है जो ऑन साइट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, और जो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों को मिस करते हैं और काफ़ी लाइटली लेते हैं अपने स्टूडेंट फेज के अंदर। तो आपको देखना है कि जो आपका यूज़र है वो कौन है, फिर आपको उसी हिसाब से वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करना है। फिर मैं आपको बताऊँ कि जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है जब स्टूडेंट्स टाइम सेवर्स और ये सारे बुक्स को जब वो लोग रेफ़र करते हैं, तो मोस्टली जो बुक्स हो गई या फिर काफ़ी सारे इंटरनेट पे भी जो बहुत सारे स्टैंडर्ड साइजेस होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी आपका वेस्टर्न साइड के हिसाब से बना, मतलब कि फॉरेन के डायमेंशन के हिसाब से बना हुआ है। तो आपने देखा होगा जनरली जो फॉरेनर्स होते हैं तो उनका हाइट ज़्यादा होता है, अमेरिकन्स का हाइट ज़्यादा होता है इंडियंस के हिसाब से। तो जो इंडियंस का हाइट है यूज़ तो इंडियन ही करने वाला है, आपका जो डिज़ाइन है वो एक इंडियन के हिसाब से बनने वाला है। तो आपको वो भी देखना है कि मेरा जो यूज़ कर रहा है वो कौन है। इंडियन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लेडीज़ का हाइट थोड़ा कम होता है, वही चीज़ आप फॉरेनर्स का जाओगे तो उनका हाइट ज़्यादा होता है। तो जो इंडियन लेडी के लिए जो किचन बनेगा वो सेम नहीं होगा जो आप वेस्टर्न के लिए किसी के लिए आप बनाओगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंस आ जाती है। तो आपको वो सारी भी चीज़ें देखनी है। फिर फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो चेक द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द लिफ्ट एंड द स्टेयरकेस। तो जितने ये कॉमन एरियाज हो जाते हैं ये सब का आपको स्टैंडर्ड साइज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप एक कमर्शियल एरिया बनाते हो तो वहाँ पे जो स्टेयरकेस का साइज़ है आप खुद एक बार जाना और आप डिफरेंस को आप देखना। जो कमर्शियल एरिया है उसका स्टेयरकेस का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और रादर देन जो रेजिडेंशियल है, क्योंकि कितने लोग उस स्टेयरकेस को यूज़ करने वाले उस हिसाब से आपका बनेगा। फिर स्टेयरकेस का जो हाइट हो गया वो भी डिफरेंस होता है। आपको पता होगा कि जो आपका 6 इंच का जो स्टेयरकेस होता है वो चढ़ने में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, तो आप उस तरीके से आप ज़्यादा हाइट तक आप जाओगे तो आपका पैर दर्द करेगा, जल्दी थक जाओगे। वही चीज़ अगर उसका हाइट कम रहा, 4 इंच का आपका स्टेयरकेस रहा, तो वो चढ़ने में आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इसीलिए जितना कमर्शियल एरियाज होता है वहाँ पर आप जाके देखोगे तो जितने भी राइजर होते हैं वो कम होते हैं, और जो रेसिडेंशियल होता है वहाँ पे उनको स्पेस का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो स्टेयरकेस का साइज़ कम करने के लिए वो लोग जो राइज़र होता है उसको ज़्यादा दे देते हैं। तो 6 इंच का कम से कम आपका रेसिडेंशियल के अंदर 6 इंच तो होना चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट आप 6 इंच आप मैक्सिमम आप रखो कि 6 इंच आपको रेसिडेंशियल के अंदर देना है, और जो आपका जब भी कमर्शियल होगा तो 3 इंच 4 इंच आपका काफ़ी है। बट इस तरीके का और भी चीज़ें होती है कि किस तरीके का विड्थ आपका होना चाहिए, जो आपका फुटर का साइज़ है वो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिफर करती जाती है। तो वो सारी चीज़ों का भी स्टैंडर्ड साइज़ आपको देखना है। मैं हर एक चीज़ का आपको स्टैंडर्ड साइज़ नहीं बताऊंगा, वो आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करो, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इन सारी चीज़ें सारे डायमेंशंस के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका जो लिफ्ट का साइज़ हो गया, जैसे आपका हॉस्पिटल जब एक हॉस्पिटल डिज़ाइन जब होता है तो हॉस्पिटल के अंदर जो आपका होता है उसके अंदर आपका ये सारे जितने भी ये पेशेंट्स हो गए उनको रखना होता है। तो पेशेंट्स के लिए जितने भी वार्ड्स के लिए जितने भी ये ट्रॉलीज आती है, जितने व्हील चेयर्स आते हैं, वो सबका एक कैपेसिटी होता है, वर्क लोड होता है, जितना भी आप उस लिफ्ट के अंदर लोड आने वाला उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो हॉस्पिटल का लिफ्ट अलग आता है, आपका जो नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग का आता है वो लिफ्ट अलग आता है, और एक जो छोटे फ्लैट्स या फिर रेसिडेंशियल के जो लिफ्ट आता है 4 पर्सन 6 पर्सन वाला वो अलग आता है। तो ऑन दी लोड भी एक होता है और साइज़ के हिसाब से भी सब चीज़ डिफरेंट होता है। तो आपको वो भी देखना है कि किस तरीके का लिफ्ट आपको यूज़ करना है, कहाँ पे लिफ्ट का ओपनिंग होगा। कई लोग जो गलती करते हैं, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के ड्राइंग्स में जो गलती देखी है, वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे जैसे लिफ्ट जहाँ पे आपका स्टेयरकेस जैसे ही खुला, जैसे आप स्टेयरकेस चढ़ के उतर रहे हो सीधा वहीं पे आप लिफ्ट दे देते हो। तो हल्का सा आपको लैंडिंग स्पेस देना है, वरना आप कोई भी अगर चढ़ेगा वो सीधा जैसे ही ऊपर आएगा और लिफ्ट खुलेगा वो भी बाहर निकलेगा, दोनों टकरा जाएंगे। तो आपको वो चीज़ों को देखना है कि आपका लैंडिंग स्पेस अच्छा होना चाहिए कि आपको हर किसी के लिए एक्सेप्टेड हो और हर किसी को एक फंक्शनली वो ईजी हो यूज़ करने में। फिर 6th पॉइंट की मैं बात करूंगा तो 6th पॉइंट में हम लोग देखेंगे चेक द साइज ऑफ द कॉरिडोर एंड अदर पैसेजेस। तो जो आपका कॉरिडोर का साइज होता है वो आपको अच्छा देना है, जैसे कि मिनिमम भी आप 3.5 फीट का दो। अगर आप एक रेसिडेंशियल बना दो तो कम से कम आप 3.5 फीट का दो।
तो वो आपका होगा कि अगर आप छोटा मोटा कुछ भी पैसेज आप बना रहे हो घर के अंदर, तो 3.5 फीट के अंदर आपका आराम से वो यूज़ हो सकता है। बट अगर आप कमर्शियल बना रहे हो या फिर आपका अगर कॉमन पैसेज है, जैसे कि आप फ्लैट के अंदर 2-3 फ्लैट्स रहते हैं, सब एक के बगल में एक रहता है, तो वहाँ पे जो स्पेस आपका हो गया, वो जो पैसेज हो गया, उसका साइज़ आपको ज़्यादा देना है। क्योंकि एक फैमिली लिफ्ट से चढ़ा, वो अपना डोर खोल रहा है, और तब तक ही दूसरा फैमिली आया, वो भी अपना डोर खोल रहा है, तो वो सारे चीज़ वहाँ पे काफ़ी क्राउड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि वो पैसेज कितना आपका विड्थ होगा, वो उस हिसाब से होगा, कितने फ्लैट्स है वहाँ पे, उस हिसाब से वो होगा, कितने लिफ्ट्स हैं, कितने स्टेयरकेसेस हैं, कितने लोग वहाँ पे ऑक्यूपाई करने वाले उस एरिया को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। फिर और भी पैसेजेस आ गए, जैसे आपका फायर एग्जिट का जो होता है, वहाँ पे फायर एग्जिट का आपको देखना है कि वहाँ पे क्या एरिया आपका हो रहा है। आपको बहुत सारी, जैसे आपका सर्विस एरिया जितना हो गया, वहाँ सर्विस एरिया में आपका क्या पैसेज होगा, वो आपको देखना है। वहाँ पे क्या चीज़ें लेकर जाएंगे। काफ़ी बार रेस्टोरेंट डिज़ाइन जब हम लोग का होता है, तो रेस्टोरेंट डिज़ाइन में सामान सब लाया जाता है। सामान सब लाने के लिए एक अलग एरिया होता है, जिसको हम लोग सर्विस एरिया बोलते हैं, और जो नॉर्मल जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अलग एरिया होता है। तो नॉर्मल जो कस्टमर्स के लिए एरिया हो गया वो, और जो सर्विस एरिया हो गया, ये दोनों डिफरेंट होता है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा एरिया आपको किस यूज़ में आने वाला है, उस हिसाब से आपको बनाना है। फिर अगर हॉस्पिटल डिज़ाइन की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे जितने भी आपके पेशेंट्स होते हैं, तो वो सारे पेशेंट्स को ले जाने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए, और जितने भी आपके रैम्प्स हो गए या फिर जितने व्हील चेयर्स हो गए, उनका टर्निंग का एक मूवमेंट का भी आपको स्पेस चाहिए। तो वो टर्निंग के लिए भी आपको एक रेडियस चाहिए रहता है, वो भी आपको देखना होता है। सो 7th पॉइंट है दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल डिज़ाइन एंड कमर्शियल डिज़ाइन। जो मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से बता रहा हूँ कि रेसिडेंशियल डिज़ाइन में और कमर्शियल डिज़ाइन में बहुत वास्ट डिफरेंस है। तो आपको वो चीज़ को देखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो क्या है। आपका फ्लैट है, विला है, आपका एक इंडिविजुअल हाउस है, आपका कमर्शियल है, आपका कमर्शियल में भी मॉल है, रेस्टोरेंट है, आपका थिएटर है, आपका ऑडिटोरियम है, हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से डीपली देखना है कि आप क्या बना रहे हो। आई विल प्रेफर, जब आप एक आर्किटेक्चर कॉलेज में होते हो, आपको हर एक डिज़ाइन के लिए लगभग 6 महीना मिलता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं पूरे 6 महीने तक। बट आई विल प्रेफर कि आप फर्स्ट मंथ में जब भी आपको एक डिज़ाइन मिलता है, आप खुद जाओ। अगर आपको एक हॉस्पिटल डिज़ाइन मिला है, तो आप अपने अगल बगल किसी भी हॉस्पिटल पे आप चले जाओ, 3-4 हॉस्पिटल जाओ। आप नॉर्मली वो सारे हॉस्पिटल्स को आप देखो, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे वार्ड है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप आराम से जाके हर एक जगह को देख सकते हो। जितना भी आपका नॉर्मल पब्लिक एरियाज़ होगा, वो सारे आप जाकर देख सकते हो। तो आप वो सारे एरिया को विजिट करो। आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना है, वीडियोज़ निकालना, आप थोड़े बहुत निकालो जितना आपको अलाउड हो। तो आप वो सारी चीज़ें आप करके देखो। तो आपको जब आप 2 से 3 जाओगे, काफ़ी सारे जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे फॉल्ट्स होते हैं। अभी बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होता है, बट आपको वही चीज़ आप जब 2-3 आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। तो आप फर्स्ट तो पहले खुद से आप रिसर्च करो, आप साइट पर जाकर देखो। अगर मॉल का डिज़ाइन है तो आप 3-4 मॉल जाकर देखो। आप देखो कि किस तरीके से आपका सारे जो शॉप्स है वो किस तरीके से प्लेस्ड है, किस तरीके से स्टेयरकेसेस बने हुए हैं। जैसे काफ़ी सारे मॉल्स में क्या होता है, कहीं पे होता है कि जो एंट्री वाला जो आपका एलिवेटर हो गया वो, और जो एग्जिट वाले एलिवेटर हो गए, दोनों अगल बगल में होता है। तो जैसे ही कोई चढ़ा तो वहीं से वो उतर जाता है। या फिर अगर मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, तो फर्स्ट एलिवेटर यहाँ पे आया, उसके बाद फिर बगल में ही आपका 2nd एलिवेटर है, फिर बगल में 3rd एलिवेटर है, तो आप 3rd फ्लोर पे पहुँचते हो। और काफ़ी सारे मॉल्स में क्या करते हैं कि पहला एलिवेटर आपका स्ट्रेट बनाते हैं, फिर आपको वो पूरा मॉल का जो एरिया वो घूम कर फिर दूसरे तरफ में आना होगा, तब आप एक एलिवेटर ले सकते हो। फिर वहाँ पे चढ़ोगे, फिर वो मॉल घूम कर आपको आना, फिर आप वहाँ पे एक एलिवेटर लेके 3rd फ्लोर जा सकते हो। तो ये चीज़ें क्यों की जाती है? ये इसीलिए की जाती है ताकि आप फर्स्ट एलिवेटर जब चढ़ोगे, उसके बाद आप दूसरे एलिवेटर तक पहुँचने तक आप बाकी सारे दुकान को आप देखते हुए जाओगे। जितने भी शॉप्स वहाँ पे हैं आप उसको देखते हुए जाओगे। तो उस तरीके से जो बायर्स का पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बढ़ जाता है। आपको अगर कुछ नहीं भी खरीदना, पर आप जब दुकान से क्रॉस कर रहे हो, आपको कोई नया ड्रेस पसंद आ गया, कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो आप रुक कर वो खरीद लोगे। तो इस तरीके से भी डिज़ाइन किया जाता है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। तो आप जब विजिट करोगे काफ़ी सारे मॉल्स, तब आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी। रेसिडेंशियल डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो आप खुद का घर एक बार पहले एक्सप्लोर करो। कहीं पे अगर फ्लैट बन रहा है तो आप सीधा उस फ्लैट पे चले जाओ, आप बोलो कि मुझे फ्लैट देखना है।
आप फ्लैट देखो, आप देखो कि किस तरीके से उसका अलाइनमेंट किया हुआ है। 2-4 आपको तो काफ़ी बिल्डर्स के इसी तरीके से आपको प्लानिंग्स मिल जाएंगे इंटरनेट पे, तो आप वो प्लानिंग को आप स्टडी करो किस तरीके से वो प्लानिंग किया गया, बट आप खुद भी प्रैक्टिकली जाकर देखो। 8th पॉइंट है कि इफ़ इट्स अ कमर्शियल डिज़ाइन देन टेक केयर ऑफ द यूनिवर्सल डिज़ाइन। जो यूनिवर्सल डिज़ाइन होता है, वो यूनिवर्सल डिज़ाइन किसको कहते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन हर कोई यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, जो अगर आप डिसेबल बोलो जो भी बोलो, तो आप वो यूज़ कर सके। अगर किसी का पैर खराब है, अगर कोई व्हील चेयर पे है, तो उसके लिए रैम्प्स होने चाहिए, हर जगह पे रैम्प्स होने चाहिए, या फिर उसके लिए लिफ्ट होने चाहिए। तो वो लिफ्ट भी होना चाहिए ताकि जो एक व्हील चेयर पे वो भी एक्सेस कर सके। यार अगर आप एक मॉल को डिज़ाइन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि उसमें सिर्फ मैं स्टेयरकेस बनाऊंगा और उसमें सिर्फ एलिवेटर्स रहेंगे, तो दैट मीन्स कि हर किसी के लिए वो मॉल नहीं है। मॉल सिर्फ उसी के लिए है जिसके पास पैर है, पैर एकदम अच्छे से चलते हैं, सिर्फ उनके लिए। आपने देखा होगा काफ़ी जगह पे आपका जो लिफ्ट्स हो गए, ये सब हो गए, तो वहाँ पे हल्का हल्का ऐसे उभरा हुआ सा आपका होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए होता है कि वो टच करके, वो टच से उनको फीलिंग का पता चले कि यहाँ पे कौन सा स्विच है, कहाँ पे 5 है, कहाँ पे 1 है, वो सारी चीज़ें उनको पता चले। फिर जो आपका फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग भी अलग अलग पैटर्न्स का होता है, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए होता है कि वो अपने स्टिक से उनको पता चलता है कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ। अगर आपको उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए यूनिवर्सल डिज़ाइन के ऊपर, तो आप मुझे बताना, मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको वो भी चीज़ें देखनी है कि हर किसी के लिए वो चीज़ें एक्सेप्टेड हो, और उस तरीके से ही आपको सारा डिज़ाइन करना है। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन का भी आप ख्याल रखो। अगर आप एक टॉयलेट डिज़ाइन बना रहे हो, तो आपको देखना है कि अगर मैं 3 टॉयलेट्स बना रहा हूँ, एक नॉर्मल टॉयलेट, तो 4th टॉयलेट आपका व्हीलचेयर वालों के लिए भी होना चाहिए। तो उनके लिए स्पेसेस अलग होते हैं, उनके लिए साइड में रेलिंग्स लगते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है जो कि यूनिवर्सल डिज़ाइन में हम लोग बनाते हैं। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको बना दूंगा। आप बस इतना ख्याल रखो कि आपको हर किसी के लिए एक्सेप्टेड बनाना है। अगर आप एक कमर्शियल डिज़ाइन बना रहे हो, तो किसी भी तरीके का इंसान हो वो मॉल के अंदर इंजॉय कर सके और उसको ये ना फील हो कि यार ये मेरे लिए नहीं बना हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मल डेज़ में नहीं फील होता होगा। आप तुरंत आप कॉलेज आते होगे, 4 सीढ़ी चढ़ के अपने क्लासरूम में चले जाते होगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आप अपने टीचर से एक बार बोलो और आप उनको कन्विंस करो कि मुझे एक व्हीलचेयर चाहिए, और हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सल डिज़ाइन कितना एक्सेप्टेड होता है। आपके कॉलेज में भी अगर कई जगह पर रैम्प्स लगाए हुए होंगे, जो कि आजकल मैंडेटरी है, आपको कमर्शियल एरियाज़ में लगाने हैं, तो वो रैम्प का आपका जो एंगल है वो कितना है। क्या आप खुद उस व्हील चेयर पर बैठो और आप उस रैंप पे चढ़ने की कोशिश करो, क्या आप चढ़ पा रहे हो, कितना डिफिकल्टी हो रहा है। जब तक आप वो सिंपैथी वाला फीलिंग और एम्पैथी वाले फीलिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि रैंप का एक्चुअली एंगल क्या होना चाहिए। थ्योरी में पढ़ना कि नहीं मेरे को 15 डिग्री एंगल पे बनाना है और इस तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगा, अच्छा यहाँ पे एरिया कम लग रहा है 30 डिग्री पे बना देते हैं। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे कि किस तरीके से वो 30 डिग्री पे कितना चैलेंज होता है, कितना डिफिकल्टी होता है, 15 डिग्री पे कितना डिफिकल्टी होता है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस एंगल का मेरे को रैंप देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप प्रैक्टिकली देखो। 9th पॉइंट है चेक डक्ट एंड देयर प्लेसमेंट। तो जो डक्ट होता है, डक्ट का कंसेप्ट काफ़ी लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि डक्ट आपका जितने भी पाइप्स ये सब हो गए, जो टॉयलेट्स के जितने पाइप्स आएंगे, काफ़ी बाकी सारे और भी बहुत सारे प्लम्बिंग जो पाइप्स होते हैं, वो सारे डक्ट के एरिया से होते हैं। तो मोस्टली डक्ट्स कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका फ्लैट हो गया, आपका जो भी अपार्टमेंट है, एक के ऊपर एक जितने भी फ्लैट्स रहते हैं, तो सबका पाइप कहीं से तो आना है। वो जो पाइप है वो एक डक्ट के थ्रू आएगा, जो कि आपका एक एरिया होगा, कम से कम आपका 4x4 का एक डक्ट आपका हो सकता है अच्छे से। आप 4x4 का एक डक्ट अगर आप बना रहे हो, तो उसके अंदर सारे पाइप्स आ जाएंगे, और वो पाइप सिर्फ पाइप को क्रॉस नहीं करवाना है। अगर पाइप में कुछ प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर, तो आपको वो प्लम्बर आके उसको फिक्स कर सके, वो भी आपको एरिया देखना है। तो उस डक्ट को लोग कहाँ से एक्सेस करेंगे। अगर हर एक फ्लोर टू फ्लोर है, तो वहाँ पे आपका एक ओपनिंग होना चाहिए कि उस ओपनिंग के थ्रू प्लम्बर जा सके और वहाँ से जो भी प्रॉब्लम उस पाइप में उसको वो फिक्स कर सके। तो उस तरीके से आपको डक्ट देना। आपका जो वेंटिलेशन है वो भी आपको चेक करना है कि टॉयलेट है, अगर डक्ट उसके बगल में है, तो आप उस डक्ट के थ्रू आप वहाँ पे वेंटिलेशन दे सकते हो, वरना जो टॉयलेट का स्मेल है वो हर तरफ आएगा। तो आपको वो वेंटिलेशन का भी ज़्यादा देखना है कि कहाँ पे हम लोग को सारा वेंटिलेशन देना है, टॉयलेट्स का या फिर बेडरूम्स का, हर चीज़ का एक वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन आपको किस तरफ पे देना है। प्रैक्टिकली इस चीज़ के बारे में बताऊँ तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो घर है, जो हम लोग खुद काफ़ी सारे डिज़ाइन करते हैं,
तो चैलेंज आता है कि जो प्लॉट है उससे सटा हुआ बिल्डिंग्स बना रहता है। तो जब सटा हुआ पूरा बिल्डिंग रहता है तो वेंटिलेशन का स्पेस नहीं हम लोगों को मिलता है। तो जब स्पेस वैसा नहीं मिलता है तो हम लोग पूरा लाइट वेल बनाते हैं, मतलब कि ऊपर से पूरा खाली छोड़ते हैं और वो सब तरफ पे नीचे तक खाली एक एरिया मिलता है जहाँ से हम लोग को वेंटिलेशन और लाइट मिलता है। तो उस तरीके से भी डिज़ाइन किया जाता है। तो लाइट वेल के बारे में भी आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, वो कहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें वो भी आप पूछ सकते हो। आप इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बताइए, मैं लाइट वेल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी सारे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स में भी लाइट वेल यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब दो ब्लॉक्स एडजेसेंट होते हैं, एक के बगल में एक दूसरा ब्लॉक रहेगा, तो उसका जो शैडो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है अगले फ्लैट के अंदर भी। तो जो फ्लैट है उस पर पूरी रोशनी नहीं आती है या अंदर तक भी पूरी रोशनी नहीं आती है तो इसलिए काफ़ी जगह पे बड़े बड़े हम लोग लाइट वेल और शाफ्ट उस तरीके का देते हैं। फिर 10th पॉइंट हमारा हो गया चेक द साइज़ ऑफ द पार्किंग। तो ये पार्किंग वाला काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि इसके बारे में लोग को ज़्यादा पता नहीं होता, ना ही खुद वो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली क्या करो कि आप एक बड़ा वाला टेप लो और आप खुद जाकर अपना जो बाइक है आप उसका मेजरमेंट लो, जो आपके घर पे कार रखा हुआ उस कार का मेजरमेंट लो। अब ज़्यादा देखो कि आपको सबसे बड़े से बड़े कार का आप देख लो। अगर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, मैक्सिमम उसके अंदर आपका एक XUV आएगा, तो अब SUV जब भी उसके अंदर आएगा तो SUV का आपको देखना है कि उसका क्या साइज़ होता है। उस साइज़ के हिसाब से टर्निंग रेडियस उसका देखना। टर्निंग रेडियस आप देखोगे काफ़ी सारे जगह पे, आप खुद भी आप जब गए होगे मॉल के अंदर तो देखोगे कि पार्किंग का जो रैंप होता है उसका एंगल बहुत ज़्यादा रहता है। वो एंगल भी आपको चेक करना है। जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होता है, कॉलम्स बहुत बगल बगल में होते हैं, उसका प्रॉब्लम होता है। तो आप देखोगे कि जितना अच्छा मॉल होगा, जितना बड़ा मॉल होगा, वहाँ पे उतना ज़्यादा कन्वीनियंट आपको फील होगा। और जितना छोटा मॉल होगा वहाँ पे अगर प्लानिंग अच्छी नहीं की गई है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगा गाड़ी चढ़ाने में, पार्किंग में लगाने में। आप खुद अगर गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होगा, अगर आपके फादर चलाते हैं तो आप अपने फादर से पूछो कि कौन से मॉल में आपको दिक्कत होता है। ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं समझोगे कि क्या चैलेंजेस आता है, आपके ड्राइंग्स में वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। आप इस बात को समझो कि जो आपके सामने जो जूरर बैठा हुआ है, जो टीचर बैठा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो आप उनको फूल नहीं बना सकते हो। आपने ये नहीं सोच सकते कि मैंने कुछ बना दिया, काम चला हुआ है और वो अगला एक्सेप्ट कर लेगा। आप 3D सुंदर बनाओगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। उनको चाहिए प्लानिंग और उनको इफेक्टिव प्लानिंग चाहिए। तो आप प्रैक्टिकली जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप थ्योरी में कितना भी आप पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग यही काम करना है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब लास्ट हमारा 11th पॉइंट हो गया फोकस ऑन 3D, जो सबसे ज़्यादा सबसे प्यारा स्टूडेंट्स को रहता है। वो टॉपिक हो गया कि 3D पे देखो। और स्टूडेंट्स का यही होता है कि अगर अगला अच्छा 3D बना रहा है तो सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, इसका तो फ्यूचर सेट है, तो ये तो बहुत अच्छा करेगा अपने लाइफ के अंदर। बट ऐसा नहीं होता है। 3D सिर्फ एक पार्ट हो गया डिज़ाइनिंग का। डिज़ाइनिंग बहुत वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। 3D सिर्फ उसका एक पार्ट है। 3D एस्थेटिक्स है आपका, दिखने में कैसा लगेगा, बट 3D सब कुछ नहीं है। और जब आप एक स्टूडेंट फेज के अंदर हो, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपका प्लानिंग मैटर करता है, और सबसे लास्ट में मैटर करता है आपका 3D मैटर करता है। आप प्लानिंग अच्छा करो, आप सारा चीज़ इफेक्टिव प्लानिंग करो, जहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड साइज़ देना वो स्टैंडर्ड साइज़ आप देखो। आपको नॉलेज होना चाहिए। जब जूरर आपसे पूछेगा ये आप इस साइज़ का क्यों बनाए, तो आपको बताना है कि सर इस साइज़ का बनाया क्योंकि मेरा ये साइज़ का गाड़ी होता है, ये इस साइज़ का गाड़ी, इसका टर्निंग रेडियस चाहिए। आप रूम इस साइज़ का क्यों बनाओ, क्योंकि सर इसके अंदर 2 लोग ऑक्यूपाई करेंगे, तो उस हिसाब से ये रूम इस हिसाब का बना है। आपका जो लिफ्ट है वो लिफ्ट इस साइज़ का क्यों बना हुआ है, इसीलिए बना है क्योंकि ये हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट लगेगा, इसके अंदर इतने कम से कम आपके पैसेंजर्स आने वाले हैं, इतना ज़्यादा इसका वर्कलोड होने वाला है। तो हर चीज़ को आप जस्टिफाई तभी कर पाओगे जब आपको उसका कंप्लीट नॉलेज होगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। वो पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ देखा, आपने कभी देखा है इस तरीके का लिफ्ट, आप बता सकते हो हाँ मैंने ये हॉस्पिटल विजिट किया था इस हॉस्पिटल डिज़ाइन से पहले, और वहाँ पे ये तरीके का लगा था। कई बार मैंने कहा कि प्रैक्टिकली भी बहुत जगह एरर्स आपको दिखेंगे। हो सकता है उस हॉस्पिटल में गलत तरीके का लिफ्ट लगा हुआ हो सकता है कमर्शियल एरिया जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे कहीं रैंप ही ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी दिखेंगे और आपको पता चलेगा कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल फील्ड है, जो एक्चुअल जो लाइफ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे
तब आपको दिखेगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप खुद एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट हो, आपको ये इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो 3 मंथ्स का कोर्स है और 1 ईयर का कोर्स है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे काफ़ी वास्ट हम लोग चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि आपको सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, 5 तरीके का सॉफ्टवेयर हो गया। आपको हम लोग साइट एक्सपीरियंस देते हैं, हम लोग खुद अपने साइट पे ले जाते हैं। मेरे बात से ही आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे भरोसा करता हूँ। तो हम लोग खुद साइट एक्सपीरियंस दिलाते हैं, स्टूडेंट्स को साइट पर ले जाते हैं। आपको हम लोग एस्टिमेशन सिखाते हैं कि किस तरीके से कॉस्टिंग निकाला जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एक रूम का किस तरीके से कॉस्टिंग निकाले, एक पूरे बिल्डिंग का किस तरीके से कॉस्टिंग निकाले, मार्केट प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं पता होता। हम लोग एस्टिमेशन सिखाते हैं। हम लोग उसके बाद आपको वास्तु सिखलाते हैं किस तरीके से। जैसे इस वीडियो के अंदर अभी तक मैंने वास्तु से बात नहीं की, तो वास्तु जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आओगे और इंडिया के अंदर जब आप डिज़ाइन करोगे तो वास्तु बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपका क्लाइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वास्तु फॉलो करता है, तो वास्तु के हिसाब से आपको भी बनाना होता है। स्पेशली जब भी आप रेसिडेंशियल डिज़ाइन बनाओगे तो ज़्यादातर वास्तु के अंदर ही बनता है, तो वास्तु भी हम लोग सिखाते हैं। एट द एंड हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं और उसके बाद हम लोग के सर्टिफिकेट के बाद एक MSME का रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, जहाँ अगर आपको खुद का कुछ करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है। तो ये कंप्लीट कोर्स के बारे में जानने के लिए और अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।